Hello everyone, welcome back to Physics World, and today I'm back with another one shot on physics topic, that is transfer of heat. एक्चुअली जो हमारी 7th यूनिट है उसका लास्ट पार्ट है. 4 पार्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो. तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और उसमें हमने देखा था कि हीट की डेफिनेशन क्या है, राइट, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज एंड हीट कैपेसिटी एंड specific heat capacity and molar specific heat capacity, right? So ये सब हमने स्टडी कर लिया था. And today's chapter is all about transfer of heat. So this is also a part of the last chapter. Thermal properties का ही एक पार्ट है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. तो हीट की डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सिस्टम टू अनदर पार्ट, या फिर वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, एंड डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस. ठीक है, ये हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करेगी. और हमने एग्जांपल देखा था, अगर हमारे पास गर्म चाय है, ठीक है, उसको हम एटमॉस्फेयर में रख दें टेबल पर, तो थोड़ी देर बाद वो ठंडी हो जाती है बिकॉज ऑफ हीट ट्रांसफ़र, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. सो अभी जो ट्रांसफ़र हुई है हीट हमारी, उसके कितने मेथड्स हैं वो हमें देखने हैं इस चैप्टर में. तो बेसिकली देयर आर 3 मेथड्स by using which heat can be transferred. Okay, so first is conduction, second is convection and third is radiation. ठीक है, अब वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे. सबसे पहले क्या है कंडक्शन. कंडक्शन बेसिकली क्या है, इट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट, या फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल. तो इसके कहने का क्या मतलब है कि इसमें जो हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर, इसमें जो पार्टिकल की मूवमेंट नहीं होती, वो अपनी पोजीशन पर ही रहते हैं. तो इसका एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि मान लो हमारे पास क्या है, एक मेटल रोड है, ठीक है. अब इसको हम गर्म करते हैं तो स्टार्टिंग में ये वाला एंड गर्म हो जाता है. थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो टेम्परेचर है यहाँ पर हाई है, यहाँ पर लो है, ये कोल्ड एंड है, ये यहाँ हॉट एंड है. ठीक है, तो ये हीट ट्रांसफ़र होती है इस एंड तक. धीरे धीरे ये वाला जो एंड पॉइंट है ये भी गर्म हो जाता है. या फिर ये कैसे होता है, इसमें जो यहाँ का टेम्परेचर हमारा राइज हुआ है, ठीक है, तो जहाँ जो ये पार्टिकल्स हैं ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे बिकॉज इनको थर्मल एनर्जी मिल गई. अब थर्मल एनर्जी मिलने के बाद ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, और ये अपनी वाइब्रेशन अपने जो पास वाले पार्टिकल उसको दे देंगे, जिसकी वजह से वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे. धीरे धीरे सारे अपने वाले साइड वाले पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र करते रहेंगे, और इस तरह से पार्टिकल अपनी जगह से मूव भी नहीं हुआ और हीट भी उसने ट्रांसफ़र कर दी. ठीक है, इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं. मान लो कुछ बॉयज़ खड़े एक लाइन में, ठीक है, जो फर्स्ट बॉय है उसके हाथ में एक बॉल है. अब उसको ये बॉल ट्रांसफ़र करनी है लास्ट बॉय को, तो क्या करेगा, वो अपने जो साइड वाले बॉय को वो बॉल पकड़ा देगा. ठीक है, उसके साइड वाला अपने साइड वाले को दे देगा. तो वो जो बॉय है अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, बट उसने क्या किया, बॉल पीछे पहुंचा दी है. कैसे, अपने साइड वाले बॉय को ट्रांसफ़र करके. ठीक है, तो स्टूडेंट क्या करेगा, अपने साइड वाले स्टूडेंट को बॉल देगा और ऐसे बॉल ट्रांसफ़र हो जाएगी. तो इसी तरीके से कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र होती है. आई होप ये क्लियर है. तो जनरली जो सॉलिड्स होते हैं वो कंडक्शन से ही हीट होते हैं. ठीक है, नाउ सेकंड इज कन्वेक्शन. तो कन्वेक्शन में क्या है, इट इज़ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ मीडियम टू अनदर पार्ट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल्स ऑफ मीडियम. कंडक्शन में क्या था, पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं थी, वो अपनी जगह पर ही थे, जस्ट वो हीट ट्रांसफ़र कर रहे थे. बट कन्वेक्शन में क्या है, हीट ट्रांसफ़र कैसे हो रही है, बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, और इसके 2 टाइप्स हैं. फर्स्ट इज नेचुरल, सेकंड इज फोर्स्ड. नेचुरल की जो एग्जांपल है दैट इज सी ब्रीज या फिर ट्रेड वाइंड. एंड जो फोर्स्ड है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है, जिसमें हार्ट हमारे एक पंप की तरह काम करता है, सो दैट इज फोर्स्ड. एंड सेकंड इज कूलिंग सिस्टम इन ऑटोमोबाइल इंजन. ठीक है, कन्वेक्शन का अगर हम डेली लाइफ में कोई एग्जांपल देखें, मान लो हमारे पास एक फ्लास्क है, ठीक है, उसमें क्या लिक्विड है. अब इसको हमने नीचे से गर्म किया. अब यहाँ से नीचे से गर्म होगा तो सबसे पहले जो लिक्विड की ये वाली लेयर है ये गर्म होगी. ठीक है, अब ये वाली लेयर गर्म है, ऊपर वाली क्या है,
ठंडी है, तो ये गर्म होने की वजह से ये हल्की हो जाएगी, तो हल्के होने की वजह से ये ऊपर चली जाएगी और जो ठंडी लेयर थी ये नीचे आ जाएगी। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअल मूवमेंट हो रही है पार्टिकल्स की। ओके, और इसका एक एग्जांपल है सी ब्रीज। अगर देखें हम तो दिन में क्या होता है, अब मान लो ये सी है, यहाँ पर ये ग्राउंड है, दो टाइप के सरफेस है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पर रेत है। अब दिन में क्या होगा, जो सन की लाइट आएगी तो जिसकी वजह से जो ग्राउंड वो जल्दी गर्म होगा एज कम्पेयर टू सी, बिकॉज जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सी वाटर है दैट इज़ लार्जर एज कम्पेयर टू द ग्राउंड, तो जिसकी वजह से ग्राउंड जल्दी गर्म हो जाएगा और सी वाटर इतना गर्म नहीं होगा। तो जो ग्राउंड पर जो नीचे लेयर है, एयर की लेयर है, वो गर्म हो जाएगी और हल्की हो जाएगी, जिसकी वजह से ऊपर चली जाएगी और ऊपर की जो ठंडी एयर है वो हैवी फील करेगी और वो नीचे आ जाएगी। तो ये कन्वेक्शन साइकिल सेटअप हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए हम अगर किसी लेक के किनारे बैठते हैं या फिर किसी समुद्र के किनारे बैठते हैं तो हमें ठंडी हवा फील होती है अपने फेस पर, ठीक है। वो थर्मल कन्वेक्शन जो सेटअप होता है उसकी वजह से, इसको बोलते हैं सी ब्रीज। और रात को क्या होता है, रात को इसका ऑपोजिट हो जाता है, बिकॉज ग्राउंड फिर इतना जल्दी ठंडा भी होगा, जितना जल्दी गर्म होगा उतना जल्दी ठंडा भी हो जाता है एज कम्पेयर टू सी वाटर, ठीक है। तो जिसकी वजह से अब जो कन्वेक्शन साइकिल सेटअप होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बिकॉज जो ग्राउंड के साथ जो लेयर है वो दैट इज़ मोर हैवियर एज कम्पेयर टू जो ऊपर एटमोसफियर में है, ठीक है। तो वो जो हैवी लेयर है सी के पास जो लेयर है वो दैट इज़ लाइटर, तो वो ऊपर चली जाएगी और जो हैवी लेयर है ग्राउंड की वो उसकी जगह ले लेगी। तो यहाँ पर लैंड ब्रीज इसको बोलते हैं। ओके, सो नाइट में इसका अपोजिट साइकिल सेटअप होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कन्वेक्शन। और इसमें कंडक्शन में हमने देखा था कि सॉलिड्स जनरली कंडक्शन से हीट होते हैं, बट जो फ्लूइड्स है, लिक्विड्स एंड गैसेज, दे आर हीटेड बाय कन्वेक्शन। ओके, सो नेक्स्ट इज रेडिएशन। हमने कन्वेक्शन स्टडी कर लिया, कंडक्शन स्टडी कर लिया। अब रेडिएशन क्या है? इट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ सोर्स और रिसीवर। इसमें जो सोर्स और रिसीवर किसी की भी मूवमेंट नहीं होती है, एंड विदाउट हिटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम। जो मीडियम है उनके बीच में, उसमें भी वो भी गर्म नहीं होगा। इसमें डायरेक्ट हीट सोर्स टू रिसीवर पहुंच जाएगी और उनकी मूवमेंट भी नहीं होगी। तो इसको कैसे, जैसे सन से हमें जो हीट मिलती है वो कैसे होती है? डायरेक्ट, ठीक है। और जो मीडियम है वो भी गर्म नहीं होता है। तो इसमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन रिक्वायर्स नो मीडियम, ठीक है। इसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज वैक्यूम से भी हीट पास हो जाती है। और इसको जो बोलते हैं, जो हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है रेडिएशन, उसको बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। और ये किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर, ठीक है। जो बॉडी रेडिएट कर रही है उसका टेम्परेचर कितना है, उसका नेचर कैसा है, और जो सरफेस एरिया कितना है उसका, ठीक है। और ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है, जिसकी रेंज कितनी है, वेवलेंथ, ये वाली रेंज है, ठीक है। और ये इंफ्रारेड रीजन में बिलोंग करती है, और जो कि हमारी आइज़ को विजिबल नहीं होती, बट जो वार्म सेंसेशन हमें प्रोड्यूस होती है उससे पता चलता है कि हमें हीट मिली है, ठीक है। और ये वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती है विद द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब कोई भी बॉडी है, अगर उसको थर्मल रेडिएशन हम देंगे तो पार्शली एब्जॉर्ब करेगी, पार्शली रिफ्लेक्टेड करेगी। और ये सब किस पर डिपेंड करता है? कलर पर। जो ब्लैक कलर होता है जनरली वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और ज़्यादा एमिट करता है किसी भी लाइटर कलर से। इसलिए जो समर में हम ब्लैक कलर पहनना अवॉइड करते हैं, बिकॉज वो ज़्यादा हीट उसको एब्जॉर्ब करेगा, तो जिससे ज़्यादा गर्मी फील होगी, ठीक है। और इसलिए हम लाइटर कलर के कपड़े चूज़ करते हैं फॉर द समर। और विंटर्स में हम क्या करते हैं? ब्लैक कलर पहनने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज ब्लैक कलर क्या होगा, वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा और हमें ठंड लगने से बचाएगा। ओके, सो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन कलर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ थर्मल कंडक्टिविटी। अभी तक हमने क्या स्टडी किया है कि जो हमारी हीट है वो ट्रांसफ़र कैसे होती है, उसमें हमने 3 मेथड्स को स्टडी किया है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ओके, सो नेक्स्ट इज़ थर्मल कंडक्टिविटी। सो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है? इट इज़ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ सॉलिड टू कंडक्ट हीट थ्रू इट। किसी भी सॉलिड की एबिलिटी है कि वो हीट को कितना कंडक्ट करवा सकता है, कितना ट्रांसफ़र करवा सकता है, ठीक है। अब जैसे कॉपर और सिल्वर है वो गुड कंडक्टर्स है, ठीक है। और जो ग्लास और वुड है दैट इज़ बैड कंडक्टर।
जो हीट है वो कितनी फास्ट उसमें से फ्लो कर सकती है। कॉपर और सिल्वर में अगर मान लो कोई एंड कॉपर सिल्वर का, ठीक है, यहाँ पे मैंने हीट दी तो वो जल्दी से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगी, ये पूरी गर्म हो जाएगी। बट जो ग्लास और वुड का एग्जांपल अगर हम ले तो ग्लास और वुड क्या, अगर उनका एक कॉर्नर गर्म भी कर दिया ना तो सेकंड कॉर्नर ठंडा ही रहेगा काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर। हीट इतनी आसानी से इसमें कंडक्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला। जो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी है वो क्या है, रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट, कि हमारे यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेल्टा टी इज टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, जो हॉट एंड और कोल्ड एंड में जो टेम्परेचर डिफरेंस है दैट इज डेल्टा टी, एंड डेल्टा एक्स क्या है, डिफरेंस बिटवीन द कोल्ड एंड हॉट एंड, ठीक है। तो यहाँ से हम रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट कैलकुलेट कर सकते हैं और के को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है उसका फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं और उसकी यूनिट हो जाएगी वॉट पर मीटर पर केल्विन, ठीक है। और डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स को हम बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, कि डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर डिफरेंस कितना है उसको टेम्परेचर ग्रेडियंट भी बोलते हैं। जो गुड कंडक्टर्स होते हैं उसके लिए जो कोएफिशिएंट की वैल्यू है दैट विल बी लार्ज, और जो इंसुलेटर है उनके लिए के की वैल्यू होगी स्मॉल, ठीक है। और इसको हम जो ओम्स लॉ उसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय टी, ओके, एंड दिस विल बी के ए डेल्टा एक्स, ठीक है। अब जो इसको अगर इससे कंपेयर करेंगे तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस की तरह काम करेगा, और जो करंट है दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पे जो थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, दिस विल बी डेल्टा एक्स बाय के ए, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो जो कोई भी बॉडी अपनी हीट लॉस करती है वो किस स्पीड से करती है, वो किस पर डिपेंड करेगी, कि जो उसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग से कितना वो ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है, उस पर वो डिपेंड करती है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डिफरेंस वो स्मॉल होना चाहिए तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा। इट शुड नॉट बी मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है दैट इज माइनस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी जीरो। टी है जो बॉडी का टेम्परेचर है और टी नोट है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ठीक है। और के यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये जो थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशिएंट है उससे अलग है, ये कोई और कांस्टेंट है, ओके। नाउ अब जो क्यू है हीट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एम सी टी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर टी है टेम्परेचर। अब अगर इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर दें एम सी टी, तो टेम्परेचर ये कांस्टेंट ही है, एम और सी तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मास, ठीक है, दिस इज कांस्टेंट, तो ये दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसको हम टेम्परेचर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये सेकंड डेफिनेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की, इसको हीट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और टेम्परेचर की फॉर्म में भी, ठीक है। और दिस इज अनदर कांस्टेंट। अब डी टी को क्या लिख सकते हैं, टी वन माइनस टी टू, कि पहले उसका टेम्परेचर टी वन था, आफ्टर जो उसने हीट लॉस की उसका टेम्परेचर टी टू हो गया, ठीक है। डी टी कितने टाइम में हुआ है, और जो टी है यहाँ पर दिस इज द मीन एवरेज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ठीक है। अगर इसको पुट करेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। एंड फर्दर अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ पे, ठीक है, ये टेम्परेचर की फॉर्म में था, टेम्परेचर वाली टर्म को हम इसके नीचे ले आएंगे और डी टी को इधर ले जाएंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और इसको कंपेयर करेंगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ, ठीक है। तो जो हमारा टेम्परेचर चेंज होगा टाइम के साथ, दिस विल बी ए स्ट्रेट लाइन। अगर टेम्परेचर डिफरेंस जो है सराउंडिंग और बॉडी का वो लार्ज है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फेल हो जाता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, स्टीफन्स लॉ को यूज़ करेंगे। स्टीफन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो एनर्जी जो रेडिएट कर रहा है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। सिग्मा यहाँ पे क्या स्टीफन्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है 5.67 इंटू 10⁻⁻8। तो इसमें क्या जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ, और जो एप्सिलॉन है यहाँ पर दैट इज
emissivity and A is the area. For a black body, emissivity is equal to 1. Okay. So next is black body radiation. So जो थर्मल एनर्जी होती है किसी भी टेम्परेचर पर, दैट इज़ नॉट अ सिंगल वेवलेंथ, बट क्या होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है जिसमें रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज. ठीक है. और ये हमारे पास एक ग्राफ है जो कि शो करता है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ को. इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो वेवलेंथ है उसका मैक्सिमम शिफ्ट होता है विथ चेंज इन टेम्परेचर. ओके. सो लैम्डा एम टी इक्वल टू बी. लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है. और इस में जो बी है यहाँ पर विन कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 2.9 इंटू 10⁻³ मिली केल्विन. ठीक है. और इस अब जो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये क्या डिस्क्राइब करता है कि मान लो जैसे आपने देखा होगा, अगर हम किसी आयरन की रोड को या मेटल रोड को जब हम गर्म करते हैं, आयरन की रोड को ले लो, तो जैसे वो जितना गर्म करेंगे उसका कलर चेंज होता जाएगा. ठीक है. जब स्टार्टिंग में हम गर्म करेंगे तो वो स्टार्टिंग में थोड़ा रेड सा हमें नज़र आएगा. ठीक है. और उसके बाद अगर उसको और ज़्यादा हम उसको अगर हीट देंगे तो क्या होगा, अपना कलर येलो चेंज कर लेगा, थोड़ा येलोइश रेड हो जाएगा. और उसके बाद बहुत हाई टेम्परेचर पे वो अपना कलर वाइट कर लेगा. ऐसा कलर चेंज क्यों हो रहा है, बिकॉज वो एट डिफरेंट टेम्परेचर वो डिफरेंट वेवलेंथ को एमिट कर रहा है. ठीक है. तो वही ये विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है वो एक्सप्लेन करता है कि जो वेवलेंथ है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा वेवलेंथ कम होती जाएगी. तो उसकी वजह से हमारा जो कलर है वेवलेंथ जो कलर है आयरन की रोड का वो चेंज हो जाता है विद टेम्परेचर. ओके. सो ये विंड डिस्प्लेसमेंट उसी को एक्सप्लेन करता है. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे एंड इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है और ये यूनिट है ये कंप्लीट हो जाती है. तो इसके हमने 5 पार्ट स्टडी किए हैं और 5 आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो. इसके बाद जो यूनिट हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स का 1 शॉट लेकर आएंगे और उसको कंप्लीट कर देंगे एक ही लेक्चर में. ठीक है. वो थोड़ा लंबा हो सकता है बट ठीक है, देखते हैं उसको 1 पार्ट या 2 पार्ट में डिवाइड करके हम कंप्लीट कर देंगे. So that's all for today and thank you so much and see you in the next video. Bye bye.